हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपना चैप्टर शुरू कर लिया है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसके बच्चा हमने अपने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जहां फर्स्टली हमने देखा व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म होता क्या है, और साथ ही हमने उन दोनों का डिफरेंस देखा था, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देन सेकेंड लेक्चर में बच्चा हमने किया था वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, मीन्स हम किस किस तरीके से अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। हमने वो 5 वेज देखे थे बच्चा, जिस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। अब आ जाते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि रहेगा हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। मीन्स बच्चा, अब आपको पता चल गया है कि जो आपकी फर्म है वो कैसे डिसॉल्व होती है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है। अब आपको उसको कैसे करना है, किस तरीके से उसके अकाउंट्स को सेटल करना है, अब एक एक करके हम अपने वो वाले टॉपिक्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम आ जाते हैं बच्चा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देखिए, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जो आता है बच्चों हमारा, सबसे पहले आप इसका सेक्शन याद रखिएगा। ये जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके सेक्शन अंडर 48 के अंदर ये जो रूल्स हैं वो हमारे एप्लीकेबल होते हैं। मीन्स सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रिस्क्राइब करता है कि डिसोल्यूशन के केस में हम अपनी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स को कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो रूल्स क्या होते हैं? फर्स्टली 2 तरीके से चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट कि हम लॉसेस को कैसे ट्रीट करते हैं, एक हमारा रहेगा हम एसेट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें रहेंगी। ये दोनों हमारी किसके अंडर आ जाती है बच्चा? सेक्शन 48 के अंडर हमारी आएगी। ठीक है, लॉसेस को हम कैसे ट्रीट करेंगे और फिर हम एसेट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं बच्चा अपना लॉसेस। ठीक है, लॉसेस मीन्स जो पैसा कंपनी को पे करना है, जो उसका लॉस हुआ है, जो भी उसके लॉसेस है वो उसको कैसे पे करेगी बच्चा। तो एक सीरीज बनी हुई है कि फर्स्टली आपको यहाँ से पे करना है, देन यहाँ से पे करना है, उसके बाद यहाँ से पे करना है। तो वो सीरीज क्या बोलती है? तो वो सीरीज बच्चा कहती है कि जो लॉसेस है और इस लॉसेस के अंदर आपकी कैपिटल की डेफिशिएंसी भी इंक्लूड रहेगी। मीन्स जो पार्टनर्स है, अगर उनकी कैपिटल में कोई डेफिशिएंसी है तो उसको इंक्लूड करके जो लॉसेस है वो हम कैसे पे करते हैं। फर्स्टली, बिल्कुल फर्स्टली ऑब्वियसली बात है, अगर हमारी फर्म के पास प्रॉफिट्स है तो वो उनको वहाँ से पे करेगी। मीन्स पहले नंबर पे हम कहाँ से पे करेंगे बच्चा? प्रॉफिट्स में से। ठीक है, कहाँ से पे करेंगे? प्रॉफिट्स में से पे करेंगे। देन इसके बाद हम कहाँ से पे करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल से पे करेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल से पे करेंगे। फिर भी अगर लॉसेस बचते हैं तो क्या करेंगे? कैपिटल सॉरी जो पार्टनर्स हैं वो पैसा लेके आएंगे फर्म में जो हमें पे करना है, ब्रोट बाय पार्टनर्स। ठीक है बच्चा, ये हमारा है फर्स्टली कि हम लॉसेस को कैसे ट्रीट करते हैं। तो सेक्शन 48 हमारा अप्लाई होएगा सबसे पहली बात। फिर हम लॉसेस को कैसे पे करेंगे? सबसे पहले जो हमारी फर्म के पास प्रॉफिट है उससे पे करेंगे। अगर उससे भी हमारे लॉस पूरे नहीं हो पाए हैं, फिर हम क्या करेंगे? जो हमारी पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास फर्म में है वहाँ से पे करेंगे। देन अगर वहाँ से भी नहीं पूरा हो पा रहा है तो हम पार्टनर्स को बोलेंगे कि इतना इतना लॉस बचा है, आप ये वाला पैसा फर्म में लेके आइए ताकि हम अपने लॉसेस को पे कर सके। और वो पैसा किस रेशो में लेके आएंगे बच्चा? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस में लेके आएंगे? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, हमारी फर्म के पास 1 लाख का लॉस है। कितने का लॉस है बच्चा? 1 लाख का लॉस है। अब उसे वो पे करना है, तो उसके पास 20,000 के प्रॉफिट्स पड़े थे। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट फर्म के पास था, तो वो इस 1 लाख में से 20,000 पे कर देगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कितना बैलेंस बचा? हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा वो कितना बच गया बच्चा? 80,000। क्लियर है? अब इस 80,000 को वो कहाँ से पे करेगी? पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू पे करेगी। मैं कहती हूँ जो पार्टनर्स की 3 पार्टनर्स थे हमारे, A, B एंड C,
इन तीनों की जो हमारी कैपिटल थी बच्चा वो 50,000 थी। ठीक है, मीन्स अगर हम पूरे 50,000 भी पार्टनर्स की कैपिटल से ले ले तो भी हमारे पास पूरा लॉस नहीं कवर हो जाता। कितना बच जाएगा फिर भी? 30,000 रुपये। ठीक है, अब ये 30,000 फर्म कहाँ से पे करना चाहेगी बच्चा? 30,000 जो पैसा है फर्म बोलेगी इन्हीं पार्टनर्स को ABC को कि आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको फर्म में लेके आइए ताकि हम 30,000 रुपये पे कर सके। अब जैसे कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं थी तो 10,000 ईच बाय पार्टनर लाया जाएगा। मीन्स जो भी लॉसेस है बच्चा उसको किस सीरीज में देना है, किस सीरीज में हम उसको पूरा करेंगे? फर्स्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड देन अगर फिर भी बच जाता है तो पार्टनर्स उसको ब्रॉड करेंगे। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, प्रॉफिट्स, पार्टनर्स कैपिटल्स ब्रॉड बाय द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? ये था हमारा हम लॉसेस को कैसे ट्रीट करते हैं। अब आ जाता है हम एसेट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। मीन्स जब जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, उसने जब अपनी एसेट्स को सेल किया, ठीक है, एसेट्स जैसा कि हमने अभी देखा था कि जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो वो अपनी एसेट्स को सोल्ड आउट करेगी और लायबिलिटीज़ को पे करेगी। ठीक है, तो वो एसेट्स को सेल करके जो पैसा कंपनी के पास आएगा उस पैसे को वो कैसे यूज़ करेगी, क्या पे करेगी, सबसे पहले वो आ जाता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स के अंदर। क्लियर है? तो फर्स्टली बच्चा हम क्या करेंगे, जो एसेट्स को सेल करके पैसा आएगा सबसे पहले हम देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। किसको पे कर देंगे बच्चा? जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है सबसे पहले हम उनको पे करेंगे। मीन्स थर्ड पार्टी जो हमारी लायबिलिटी है हम उसको पे करेंगे। थर्ड पार्टी लायबिलिटी जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे बिल्स पेबल हो गए, हमारा बैंक का कोई लोन हो गया, इस तरीके के जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है वो सारी हम सबसे पहले पे करेंगे। कहाँ से? जो एसेट्स को सेल करके हमारे पास पैसा आएगा। और इस आउटसाइड लायबिलिटी में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी पार्टनर्स हैं अगर उनके रिलेटिव से, उनकी वाइफ से, उनके चिल्ड्रन से आपने कोई लोन ले रखा है तो वो पार्टनर्स लोन में नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि वो पार्टनर्स लोन अलग है। पार्टनर्स के रिलेटिव से लोन लेना एक तरीके से थर्ड पार्टी लोन ही है, तो वो भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ में जाएगा। क्यों? जैसे आपने बैंक से लोन लिया वो आप थर्ड पार्टी में इंक्लूड करते हो, तो सेम उसी तरीके से अगर किसी पार्टनर की वाइफ ने या हस्बैंड ने आपको लोन दिया है तो एक तरीके से आप ये सोचो अगर वो लोन वो ना देते तो आप कहाँ से लेते? बैंक से लेते। तो उस तरीके से पार्टनर्स के किसी भी रिलेटिव ने भी अगर कोई लोन दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी कैसा लोन रहेगा? हमारा थर्ड पार्टी लोन रहेगा। क्लियर है? अब इसी के अंदर बच्चा एक चीज आ जाती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स वाली। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये वैसे तो आपको नॉर्मल बेसिक सी चीज़ है कि आपको पता ही होती है हमें कि जब भी हम कोई लोन पे करते हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी? तो सबसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी बच्चों सिक्योर्ड लोन्स को। मीन्स फर्स्ट नंबर पे हम इसे पे करेंगे और फिर सेकंड नंबर पे हम इसे पे करेंगे। क्लियर है? जैसे हमने बैंक से कोई लोन ले रखा है और उस पर हमारी कोई एसेट्स, हमारी मॉर्टगेज रखी हुई है तो वो सिक्योर्ड लोन्स रहेगा। ठीक है, बैंक के पास। अगर हमारा दूसरा लोन है जिस पे हमारी कोई भी एसेट्स नहीं है तो वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन रहेगा। तो जब फर्म के पास पैसा आएगा एसेट्स को सेल करके तो वो सबसे पहले कौन सा लोन पे करेगी? जिस पे उसकी एसेट्स को उसने गिरवी रखा हुआ था। मीन्स सिक्योर्ड लोन्स को सबसे पहले पे किया जाएगा और फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स को। मीन्स जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ हमारी रहेंगी उसमें भी एक कैटेगरी बन गई कि सबसे पहले आपका सिक्योर्ड लोन्स पे करने हैं, देन जो बैलेंस बचेगा उससे आपको अनसिक्योर्ड लोन्स को पे करना है। क्लियर है? तो ये था बच्चा आउटसाइड लायबिलिटीज। देन सेकंड नंबर पे हम किसको पे करेंगे? सबसे पहले बाहर की लायबिलिटीज को पे किया, उसके बाद एक तरीके से कह लो इनसाइडर लायबिलिटी, या फिर अगर पार्टनर्स का कोई लोन है। मीन्स
यहाँ पे हमने देखा अगर बाहर के किसी बंदे ने लोन दे रखा है, हम सबसे पहले उसको पे करते हैं। देन सेकंड नंबर पे हम पे करेंगे अगर किसी पार्टनर ने ही हमारी फर्म को लोन दे रखा था। कैपिटल जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं दैट वाज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट अगर पार्टनर्स ने ही कोई फर्म को लोन दे रखा है तो हम उसको पे करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के बाद। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था ABC 3 पार्टनर थे, मैं कह रही हूँ जो B है उसने फर्म को 50,000 रुपये का लोन दे रखा था, तो वो 50,000 लोन अब पे किया जाएगा सबसे पहले। कब? पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे कर दी, बैंक का लोन, क्रेडिटर्स, BP जितनी भी लायबिलिटीज थे हमने सारी पे कर दी। फिर उसके बाद अब आ जाएगी B के लोन की 50,000 रुपये की बारी। अब जो फर्म है वो किसको पे करेगी? B के लोन को पे करेगी। मीन्स सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी, देन उसके बाद याद रखो कि इनसाइडर लायबिलिटी। इनसाइडर लायबिलिटी मीन्स अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है फर्म को। क्लियर है? देन बच्चा थर्ड नंबर पे हम पे करेंगे। अब आपने सारी लायबिलिटी पे कर दी, चाहे वो आउटसाइडर्स थी चाहे वो इनसाइडर की थी। अब आ जाती है पार्टनर्स की कैपिटल की बारी। मीन्स आपने लायबिलिटी सारी पे कर दी, तो अब क्या करोगे? जो जो पैसा फर्म में पार्टनर्स ने लगाया था हम उसको पे करेंगे। जितने भी पार्टनर्स थे हमारी फर्म में, उन्होंने जितनी भी कैपिटल लगाई हुई थी हम उसको पे करेंगे। जैसे ABC ने बच्चा, मैं कह रही हूँ A ने 50,000 लगा रखी थी, B ने 60,000 लगा रखी थी और C ने 40,000 लगा रखी थी। तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों की कैपिटल को पे कर देंगे। मीन्स A की 50,000, B की 60,000, C की 40,000। क्लियर है? इन केस अगर फर्म के पास यहाँ पैसा कम पड़ जाता है, चलो अभी हम इसको बाद में एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल को पे करते हैं। फिर अगर उसके पास, फर्म के पास पैसा बच जाएगा तो वो क्या करोगे? सरप्लस हो गया बेसिकली। अब जब कैपिटल भी पे कर ली तो इस सरप्लस को बच्चा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में ही। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में बच्चा? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किस रेशो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मीन्स अब जो भी पैसा बच गया बेसिकली वो एक्स्ट्रा है, फर्म तो बंद होने ही वाली, तो वो सारा प्रॉफिट्स हम किसको पे कर देंगे? पार्टनर्स को, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है? सबसे पहले हमने देखा लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है, देन हमने देखा एसेट से जो पैसा आएगा सेल करके उसको कैसे अप्लाई करना है। तो उसको सबसे पहले अप्लाई करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी को पे करके, देन पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, देन पार्टनर्स की कैपिटल को पे करेंगे, देन लास्ट में जो सरप्लस बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कह रही हूँ सारी एसेट्स को सेल करने के बाद एक फर्म के पास 5 लाख रुपए आ जाते हैं। कितने बच्चा? 5 लाख रुपए आ जाते हैं। इसमें से उसका जो सिक्योर्ड लोन था वो 1 लाख का था और जो अनसिक्योर्ड लोन्स थे वो 1.5 के थे। ठीक है, 1.5 लाख के थे। ठीक है, सिक्योर्ड लोन्स 1 लाख के थे, देन उसके अनसिक्योर्ड लोन्स थे 1,50,000 के। तो अब कंपनी कैसे, फर्म अब कैसे करेगी? ठीक है, अब वो क्या करेगी? सबसे पहले 1 लाख रुपए को पे कर देगी। देन कितना बैलेंस बच गया उसके पास? 4 लाख रुपए। अब 4 लाख पे करने के बाद वो क्या करेगी? अनसिक्योर्ड लोन्स को पे करेगी। वो कितने के हैं बच्चा? आपके 150 के। इसको पे करने के बाद कितना बैलेंस बच गया उसके पास? 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ उसके पास बैलेंस बच गया। यहाँ पे बैलेंस था 4, यहाँ पे बैलेंस आया 3। अब किसकी टर्न आ गई? पार्टनर्स के लोन की। हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि B ने 50,000 का लोन ले रखा है, तो अब वो इस लोन को पे कर देगी और उसके पास कितना बैलेंस बच जाएगा? उसके पास बच जाएंगे बच्चा 250, दैट इज़ 2,50,000। अब किसकी टर्न आ गई? पार्टनर्स की कैपिटल को पे करने की। हम सेम एग्जांपल से चलते हैं कि कैपिटल 50, 60 और 40, टोटल कितनी हो गई बच्चा? 150। अब कितना बैलेंस बच गया फर्म के पास? लास्ट 1 लाख रुपए। अब वो इस 1 लाख को क्या करेगी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे गिवन नहीं थी तो हम कहेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मीन्स 33.33 समथिंग सबके पार्टनर्स, मीन्स A को, B को, C को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे कैसे अप्लाई करना है एसेट्स को? सबसे पहले आउटसाइडर्स लायबिलिटी पे करनी है और आउटसाइडर में ध्यान रखिएगा सबसे पहले सिक्योर्ड की बारी आएगी, उसके बाद अनसिक्योर्ड की बारी आएगी,
फिर अगर पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दे रखा है तो हम उसको पे करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी लायबिलिटी है एक तरीके से। पहले हमने आउटसाइड पे कर दी, अब हमने इनसाइडर लायबिलिटी पे कर दी। देन हम जो पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस था उसको पे कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में हम क्या पे कर देंगे, जो भी सरप्लस बचा वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा सेक्शन 48 बोलता है कि लॉसेस को ट्रीट करना है। लॉसेस को कैसे पे करेंगे, पहले प्रॉफिट से, देन कैपिटल बैलेंस से। अगर फिर भी लॉस बच जाता है तो पार्टनर्स को, अब जैसे एक्स्ट्रा पे किया ना पार्टनर्स को, तो उसी तरीके से एक्स्ट्रा उनसे मंगवा भी सकते हैं। अगर फर्म में ज़रूरत पड़ेगी डिसोल्यूशन के टाइम पे तो हम उनसे वो मंगवा लेंगे। वो अब इस तरीके से एसेट्स को अप्लाई करना है। फर्स्टली आउटसाइडर, देन पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल, और लास्ट में जो भी सरप्लस बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ये सीरीज बच्चा आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सीरीज ही पूछनी जाती है कि जो एसेट से पैसा आएगा हम उसको किस उसमें अप्लाई करेंगे, क्या सीरीज रहेगी उसको अप्लाई करने की, या फिर लॉसेस को हम किस सीरीज में ट्रीट करते हैं। तो आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए कि पहले प्रॉफिट, कैपिटल, देन पार्टनर्स ब्रॉड, देन आउटसाइड लायबिलिटीज, पार्टनर्स लोन, कैपिटल और सरप्लस। तो ये सीरीज आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं हो सकती है। जो सेक्शन 48 है इसने ये सीरीज हमारी बना रखी है। क्लियर है? ये था बच्चा कि हम कैसे ट्रीट करते हैं अपने लॉसेस को और एसेट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। अब अपना एक छोटा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, जो लास्ट ईयर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, किस तरीके से पूछा हुआ था। देखिए लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है बच्चा, अरेंज द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। नीचे ABCDE 5 आपके पास ऑप्शंस थे, आपको बताना था कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होगी। तो देखिए वही था, पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है ये वाली चीज़ है। पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड आउटसाइडर लायबिलिटीज, आउटसाइडर की लायबिलिटी है कौन सी, सिक्योर्ड वाली। देन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इनटू कैश, तो सबसे पहले रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इनटू कैश, मतलब जो एसेट्स को सेल करके पैसा आया, तो सबसे पहले तो यही होएगा ना, हमारा कैश ही रियलाइज होएगा एसेट से। देन आ जाता है सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, फिर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, देन पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड आउटसाइडर लायबिलिटी। देन बोलते हैं कि अनसिक्योर्ड लायबिलिटी को हमने पे किया, तो आपको सीरीज बतानी थी। तो आपकी सीरीज इसमें क्या बनती है, सबसे पहले तो हमारा आएगा रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स फ्रॉम इनटू कैश। सबसे पहले तो एसेट्स को सेल करेंगे ना, तभी तो वो पैसा इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारा रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स इनटू कैश। देन हमारा क्या रहेगा बच्चा, हमारे सिक्योर्ड लायबिलिटी रहेगी, उसके बाद हमारी अनसिक्योर्ड लायबिलिटी रहेगी, दैट इज ई रहेगा। फिर हम पार्टनर्स का लोन पे करते हैं, मीन्स ए ऑप्शन रहेगा। फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल पे करते हैं, दैट इज आपका लास्ट डी। तो करेक्ट आंसर बन जाता था CBEAD। तो बच्चा इस तरीके से सीरीज आपसे पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पे इसने एक ऑप्शन और ऐड कर दिया था, कैश रियलाइजेशन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कि जो एसेट्स को सेल करके पैसा आएगा वही तो अप्लाई होएगा। तो सबसे पहले तो एसेट्स ही रियलाइज करानी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन वो था। इस तरीके से ये ऑप्शन ना दे के लास्ट ऑप्शन डाल देता कि जो सरप्लस बचता है फिर वो, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारा वो आ जाता। तो इस तरीके से सीरीज बच्चा आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्लियर है? देखो बच्चों, तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक्स जिसको हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, प्राइवेट डेब्ट्स एंड द फर्म डेब्ट्स। फर्स्टली तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। फर्म डेब्ट्स कौन से होते हैं, जो फर्म को पे करने हैं, और प्राइवेट डेब्ट्स हो जाते हैं बच्चा जो पार्टनर्स को पे करने हैं। देखिए फर्म डेब्ट्स ओज टू आउटसाइडर्स बाय द फर्म, ठीक है। प्राइवेट डेब्ट्स ओज इन पर्सनल कैपेसिटी बाय ए पार्टनर। मीन्स मैं कहती हूँ यहाँ पे जैसे हमारी फर्म थी, उसने 50,000 रुपये पे करने थे किसी थर्ड पार्टी को, तो वो कौन सा डेब्ट हुआ, वो फर्म का डेब्ट हुआ। लेकिन प्राइवेट डेब्ट जैसे मैं कहती हूँ कि जो पार्टनर ए था उसने किसी अपने फ्रेंड से 20,000 रुपये क्रेडिट पे ले रखे थे, तो वो उसके प्राइवेट डेब्ट्स है, वो कोई फर्म के डेब्ट्स नहीं है। तो प्राइवेट डेब्ट्स जो फर्म के डेब्ट्स फर्म डेब्ट्स कौन से, जो फर्म को पे करने हैं, लेकिन प्राइवेट डेब्ट्स कौन से, जो एक किसी पार्टनर ने पर्सनल कैपेसिटी में प्राइवेटली ले रखे, तो वो उसके प्राइवेट डेब्ट्स रहेंगे।
तो बच्चे यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 49 है, देखिए वेयर बोथ द डेब्ट्स ऑफ द फर्म एंड प्राइवेट डेब्ट्स ऑफ द फर्म को एग्जिस्ट, मीन्स आपके पास दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स जब आप फर्म को डिसॉल्व करने गए तो आपने देखा फर्म के तो डेब्ट्स है ही हैं, साथ ही किसी पार्टनर्स का भी डेब्ट एग्जिस्ट करता है, उसका प्राइवेट जो डेब्ट है। तो उस टाइम पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो कौन से रूल्स होते हैं बच्चा, जो सेक्शन 49 के अंदर दिए होते हैं। अभी हमने देखे थे जो सेक्शन 48 के अंडर है, यहाँ पे प्राइवेट डेब्ट्स और फर्म डेब्ट्स के लिए जो रूल्स है वो किसने दिए हैं बच्चा, सेक्शन 49 ने दिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। क्लियर है, किसने दिया है, सेक्शन 49 ने। लास्ट वाले किसने दिए थे, सेक्शन 48 ने। तो बच्चा ये क्या बोलता है, ये बोलता है सेक्शन 49 कि जो फर्म के डेब्ट्स हैं, किसके डेब्ट है बच्चा, जो फर्म के डेब्ट है, जो फर्म को पैसा देना है, जो फर्म के डेब्ट्स हैं, तो सबसे पहले फर्म से जो पैसा आएगा, मीन्स एसेट्स को सेल करके जो पैसा आएगा फर्म उसको पे करेगी, ना कि प्राइवेट डेब्ट्स पे करेगी किसी भी पार्टनर के। क्यों, देखो रीज़न है बेसिकली, अभी जैसे हमने देखा था एसेट्स को सेल करके उसने क्या पे किया, आउटसाइडर लायबिलिटी, देन उसने अपना लोन पे करा, देन उसने अपना कैपिटल बैलेंस पे करा, देन जो सरप्लस बचा वही तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करा। तो सबसे पहले बचा जो फर्म है वो अपने डेब्ट्स को पे करेगी। अगर उसको पे करने के बाद उसको कोई पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट्स को पे कर देगी। किस प्रोपोर्शन में, जिस भी प्रोपोर्शन में उसके वो डेब्ट्स होंगे उस प्रोपोर्शन में उसको वो पे कर देगी। बट फर्स्टली क्या करेगी, फर्म अपने डेब्ट्स पे करेगी, कहाँ से, अपनी एसेट्स को सेल करके। अपनी एसेट्स को, मतलब अपनी एसेट्स को सेल करके जो भी पैसा आएगा उससे फर्म क्या करेगी, अपने डेब्ट पे करेगी। अपने डेब्ट पे करने के बाद, अपने लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद अगर पैसा बच जाएगा तो किसके करेगी, वो प्राइवेट डेब्ट पे करेगी, किसके, पार्टनर्स के। जिस भी प्रोपोर्शन में उनके डेब्ट होंगे उसी प्रोपोर्शन में जितना भी पैसा बचा है उस पैसे के साथ वो उसको पे कर देगी। बट फर्स्टली क्या करेगी, वो फर्म की एसेट्स के साथ अपने पे करेगी। तो सेम उसी तरीके से जब फर्म अपने पैसे से जो उससे एसेट्स को सेल के करके आया था उसने क्या करा, अपने डेब्ट पे करे, तो उसी तरीके से जो प्राइवेट डेब्ट्स हैं वो पार्टनर्स के हैं। तो जब प्राइवेट डेब्ट्स है, पार्टनर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो सबसे पहले अपने प्राइवेट डेब्ट्स पे करेगा, ना कि फर्म के डेब्ट्स पे करेगा। क्या करेगा बच्चा, अगर प्राइवेट डेब्ट्स यहाँ पे हमारे आ जाते हैं तो जो पार्टनर है अगर वो अपनी कोई प्राइवेट एसेट्स सेल करता है, ठीक है, अपनी प्राइवेट एसेट्स को अगर वो सेल कर रहे हैं तो इससे जो पैसा आएगा तो ये नहीं है कि वो फर्म को पैसा देगा, नहीं, सबसे पहले जो भी उसके प्राइवेट डेब्ट्स होंगे वो उसको पे करेगा, प्राइवेट डेब्ट्स को पे करेगा अपने। अगर प्राइवेट एसेट्स को सेल करने के बाद और डेब्ट्स को पे करने के बाद उसके पास कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो क्या करेगा, फर्म में ले आएगा ताकि फर्म अपने डेब्ट्स को पे कर सके। मींस अगर प्राइवेट एसेट्स को सेल करने के बाद पार्टनर के पास कोई भी पैसा नहीं बचा है डेब्ट्स पे करने के बाद अपने पर्सनली, तो फर्म उसको फोर्स नहीं कर सकती है कि नहीं तुम्हें पहले अपने प्राइवेट डेब्ट्स नहीं पे करने थे, पहले कंपनी के, फर्म के पे करने थे। नहीं, जो रूल है, रूल यही कहता है अगर फर्म के डेब्ट्स है तो फर्म अपने पैसे से सबसे पहले अपने फर्म के डेब्ट्स पे करेगी और उसके बाद अगर बचेगा तो प्राइवेट पे करेगी। तो सेम उसी तरीके से प्राइवेट डेब्ट्स के केस में भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। अगर वो अपनी प्राइवेट एसेट्स को सेल कर रहा है तो सबसे पहले अपने प्राइवेट डेब्ट्स पे करेगा, अगर उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो उससे वो फर्म के डेब्ट्स को पे कर देगा। क्लियर है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस बच्चा इन्होंने समझाया हुआ था फर्म के डेब्ट्स में और प्राइवेट डेब्ट्स में। फर्म का डेब्ट्स जो फर्म के है, प्राइवेट मीन्स जो किसी पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिए हुए थे। तो फर्म डेब्ट्स कब पे होएगा, सबसे पहले जब फर्म की एसेट से जो पैसा आएगा उससे सबसे पहले फर्म डेब्ट्स पे करेंगे, प्राइवेट एसेट से जो सबसे पहले पैसा आएगा उससे प्राइवेट डेब्ट्स पे करेंगे। अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो दूसरों के डेब्ट्स पे करेंगे। मीन्स प्राइवेट एसेट्स को सेल करने के बाद अगर पैसा बचा तो वो पार्टनर क्या करेगा, फर्म के डेब्ट्स पे कर देगा। सेम उसी तरीके से अगर फर्म के पास अपने डेब्ट्स पे करने के बाद कुछ पैसा बचा तो वो पार्टनर्स के प्राइवेट डेब्ट्स को कंट्रीब्यूट कर देगी, उसको पे कर देगी। मैं कह रही हूँ 3 पार्टनर्स थे, तीनों के कुछ कुछ प्राइवेट डेब्ट्स थे, तो वो किस रेशो में पे करेगी, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं, जो भी उनके डेब्ट्स है उनकी रेशो निकाली जाएगी उस प्रोपोर्शन में वो उनको पे कर देगी।
क्लियर है बच्चा? तो ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है, फर्म डेब्ट्स वर्सेस प्राइवेट डेब्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और वो कैसे उसको एप्लीकेबल करते हैं अमाउंट को। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर वाइफ या चिल्ड्रन के बीच कोई प्रॉपर्टी है, मीन्स उनकी कुछ एसेट्स है, तो वो पार्टनर्स की एसेट्स में काउंट नहीं की जाएगी। पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स में सिर्फ वही एसेट्स काउंट होगी जो उसके नाम पे हैं, ना कि वाइफ या चिल्ड्रन के नाम पे हैं, वो उसकी एसेट्स में काउंट नहीं होगी। क्लियर है? आ गया समझ? तो बच्चा आज हमने बेसिकली देखा लॉसेस को कैसे ट्रीट करते हैं, देन हमने देखा हम एप्लीकेशन ऑफ जो पैसा आएगा एसिड से सेल करके, मीन्स कैश जो रिलाइज होएगा एसिड से, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। देन हमने एक छोटू सा टॉपिक अपना किया, फर्म के डेब्ट्स को कैसे पे करा जाएगा और प्राइवेट डेब्ट्स को कैसे पे किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आगे वाले चैप्टर्स में ये यूज होने वाले कि पहले ये चीज़ पे करनी है तो अब इतना बैलेंस बच गया, अब इतना बैलेंस बचा जी, अब इतना बैलेंस बचा है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारा आज का लेक्चर। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से करने हैं, वो हम आपको दे देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे इससे रिलेटेड बच्चा, वो दोनों क्वेश्चन रहेंगे ये। इन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, ये सीरीज़ अच्छे से समझनी है, याद करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है भाई। सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी को पे कर दो, देन इनसाइडर को पे कर दो, बच गया फिर कैपिटल पे करते रहो, फिर अगर बच गया फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसी तरीके से फर्म डेब्ट्स था, फर्म पहले अपना पैसा पे करेगी, कुछ बच गया फिर पार्टनर्स का प्राइवेट पे कर देगी। सेम उसी तरीके से अगर प्राइवेट डेब्ट्स है तो पार्टनर सबसे पहले अपने प्राइवेट डेब्ट्स पे कर देगा, कुछ बच गया तो फर्म को पैसा दे देगा। सेम उस तरीके से लॉसेस था, कहाँ से देंगे? सबसे पहले जब कंपनी के पास पैसा है तो वो क्यों पार्टनर से मंगवाएगी, उस प्रॉफिट से देगी। जब प्रॉफिट खत्म हो गए तो वो क्या करेगी, पार्टनर्स की कैपिटल को यूज कर लेगी। जब कैपिटल भी खत्म हो गई फिर उसने लास्ट में बोलेगी पार्टनर्स को कि पैसा लेके आओ। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे रिलेट करते हैं यहाँ से, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब देख लेते हैं बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन हैपनिंग ऑफ द सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। नीचे 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कौन सा नहीं है इसमें से वे ऑफ डिसोल्यूशन, कौन सा वाला, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज। तो हमारा था बच्चों ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल। जब आपका बिजनेस इलीगल बन जाता है। तो ये कौन सा मोड था बच्चा, ये आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर आता है, ना कि हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसीज के अंदर। डन। देन क्वेश्चन नंबर 2 था, इफ ए पार्टनर्स बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, देन बाय विच मोड फर्म इज डिसॉल्व्ड। अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा कंटिन्यू बेसिस पे, तो वो कौन सा फॉर्म था? तो इसका करेक्ट आंसर था बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। क्लियर है? तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन, और आज वाले टॉपिक के जो हमने दे दिए उनको डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में, जहां अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन, जहां हम देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, किस सीरीज में बनाए जाएंगे, और हम उन्हें बनाना सीखेंगे एक एक करके। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।